Hello everyone, welcome back to our physics class. So today we are going to start a fresh and new chapter after NLM, that is work, energy and power. आज हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंट्रोडक्शन इज द बेस ऑफ द होल चैप्टर. सो आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. जैसे कि मैंने कहा, पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उनके कंटेंट्स को समझने का कोशिश करेंगे. इस चैप्टर के अंदर में क्या-क्या चीजों को हमें कवर करना है, वन बाय वन ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले यहां से हमने स्टार्ट किया. देखिएगा इंट्रोडक्शन. पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लेंगे और इंट्रोडक्शन में क्या समझेंगे कि एक्चुअली में वर्क एनर्जी पावर का मतलब क्या है फिजिक्स में. क्या साइकोलॉजी जो हमारा कहता है वर्क ये है, पावर ये है, एनर्जी ये है, क्या वो सच में फिजिक्स कहता है कि नहीं कहता, वो इंट्रोडक्शन में हम लोग कवर करेंगे. फिर क्या है ना, वर्क बाय अ कांस्टेंट फोर्स हमें देखना है. वर्क देखना शुरू करेंगे यहां से, लेकिन बाय या कांस्टेंट फोर्स यहां से शुरू होगा. क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स हो जाए तो क्या होगा वर्क, वो भी हम समझेंगे आगे जाकर के. फिर हम थर्ड टॉपिक है मेरा नेचर ऑफ वर्क. किस तरह का वर्क है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ये देखेंगे. फिर हम देखेंगे वर्क बाय वेरिएबल फोर्सेस. अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस है उस समय वर्क कैसे निकालेंगे. अगर फोर्स अगर वेरी कर रहा तो उस समय वर्क कैसे निकालेंगे. सो फोर्थ टॉपिक होगा ये. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ वर्क. जो वर्क हमने पढ़ा उसका डायमेंशन और यूनिट क्या होगा, बेसिक चीजें हैं. फिर हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के थ्रू वर्क निकालने सीखेंगे. मतलब अभी तक आप वर्क में ही चल रहे हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के थ्रू हम वर्क निकालना सीखेंगे. दैट इज सिक्स्थ नंबर टॉपिक, समझ में आ गया होगा. फिर हम देखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड. ये क्या होता है पहले ये समझेंगे कि कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है. फिर वर्क डन कैसे निकालते हैं, उन चीजों को हम समझेंगे. फिर वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसको समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या वर्क डिपेंड करता भी है कि नहीं करता. अगर करता है तो फिर क्या होता है, उन सब चीजों को समझेंगे. फिर यहां से टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा एनर्जी. चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर. तो वर्क के बारे में यहां से लेकर के 1 to 8 तक हम लोग कवर करने जा रहे हैं. फिर 9 से आपका स्टार्ट हो जा रहा है एनर्जी के बारे में. एनर्जी क्या है ये समझेंगे. उसके बाद टाइप ऑफ एनर्जी में आ जाएगा पहले काइनेटिक एनर्जी. फिर काइनेटिक एनर्जी को पूरा अच्छा से समझेंगे. फिर हम देखेंगे स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाय रिटार्डिंग फोर्स. स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल एंड रिटार्डिंग फोर्स का मतलब ये हो रहा है कि मान के चलिए कि आप एक कार चला रहे हैं और कार चलाते समय आपने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, उसी वक्त उसी जगह स्टॉप हो गया नहीं, कुछ दूर जाकर के स्टॉप हुआ. तो कितना दूर जाके स्टॉप हुआ, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस होगा इस टॉपिक के अंदर, 11th नंबर टॉपिक के अंदर. फिर आपका एक टाइप का एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी. दूसरा आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन यहां चालू होगा 12th नंबर में. फिर बहुत टाइप के पोटेंशियल एनर्जीज होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा, जैसे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इन चीजों का इंट्रोडक्शन आपको यहां पर मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्लास 12 में पढ़ेंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन क्लास 11 का चैप्टर है, वहां पर पढ़ेंगे. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहीं पर पढ़ लीजिएगा. आगे बात करते हैं. माने स्प्रिंग के अंदर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में आता है. आगे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये सबको ही जानते हैं. इसका एप्लीकेशन हम यहां देखेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे इसका, तब आपको समझ में आएगा. यहां तक हो गया आपका एनर्जी कवर. उसके बाद क्या स्टार्ट होगा आपका पावर. माने 17 नंबर टॉपिक से आपका स्टार्ट हो जाएगा पावर. और फिर पावर को डिटेल में पढ़ने के बाद हम एक टॉपिक सेपरेटली कॉलिजन पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे, कॉलिजन. और कॉलिजन भी कई टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन. इलास्टिक में भी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, इस तरह के होते हैं. बहुत सारे टाइप्स हैं. हेड ऑन कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन, सभी चीजों को कवर करेंगे हम कॉलिजन थ्योरी के अंदर में. और उसके बाद एक सर्कुलर मोशन इस चैप्टर के अंदर में भी है, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन. मतलब सर सर्कुलर मोशन आपने 2 डायमेंशनल मोशन में स्टार्ट किया था चैप्टर 3 में, फिर 4 में एनएलएम में भी सर्कुलर मोशन पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा. और अब जो है वर्क एनर्जी पावर में भी सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे. बिकॉज यहां पर जो सर्कुलर मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ध्यान रखिएगा. यहां पर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक नहीं किए हैं. क्लियर है कि नहीं है? तो नॉन यूनिफॉर्म याद रखिएगा, इस चीज को लिख सकते हैं आप लोग, क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है यहां पर हम कवर करेंगे. और कौन सा प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में. वर्टिकल प्लेन का मतलब होता है ये जो आपको दिख रहा प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है. इस तरह से बॉडी मूव करेगा. सर इस तरह से ही तो करता था, नहीं, इस तरह से हम लिखता थे, लेकिन हमेशा बॉडी इस तरह से मूव करता था. हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारा काम हम करते थे. समझ में आ रहा है? अब जो है अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाकर के काम होगा. मतलब यहां पर ग्रेविटी काम कर रहा है, यहां पर ग्रेविटी कर रहा है, लेकिन दोनों जगह पर अलग अलग ग्रेविटी काम कर रहा होगा क्योंकि हाइट अलग अलग है. तो हम इन चीजों का एप्लीकेशन यहां पर जाकर के देखेंगे तो समझ में आएगा. लेकिन चूंकि आज स्टार्ट है इस चैप्टर का, तो हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ देखते हैं कितना चीजें कवर कर पाएंगे. लेकिन स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा कंटेंट का पहला टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. चलिए स्टार्ट करते हैं. ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं.
आपके सामने नोट्स आ रही है। इस नोट्स को पहले हम देखेंगे और हम स्टार्ट कर चुके हैं वर्क, एनर्जी और पावर। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। तो कुछ टर्म्स जो यहाँ डिस्कस होंगे, जो कि मेन टर्म्स है, दैट इज वर्क, एनर्जी और पावर, इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम चर्चा करते हैं। पहले देखिए लिखा हुआ है, द टर्म वर्क, एनर्जी एंड पावर आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। हम लोग बोली चाली की भाषा में अधिकतर ये टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्क, एनर्जी, पावर, अपने भाषा में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंटली। अ फार्मर क्लीनिंग वीड्स इन हिज फील्ड इज सेड टू बी वर्किंग हार्ड, इजंट इट? अगर एक फार्मर है, वो अपने मतलब फील्ड में जाकर के वीड्स क्लीनिंग कर रहा है, तो वो एक बहुत ही मेहनत का काम कर रहा है। तो लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं ना वर्किंग हार्ड, तो वर्क कर रहा है इसका मतलब है। लेकिन फिजिक्स में क्या यही हार्ड वर्क है कि नहीं है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा आगे जाकर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या लिख रहा, अ वुमन कैरिंग वाटर फ्रॉम अ वेल टू हर हाउस इज सेड टू बी वर्किंग। एक लेडी है, वो वेल से क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। वेल मतलब समझ रहे हैं, कुआं से पानी को निकाल रहे हैं और अपना घर को वो लेके जा रहे हैं, मतलब वो भी काम कर रही है, isn't it? She is working। लेकिन क्या ये फिजिक्स में वर्क है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करना होगा आगे जाके। अब वो ये तो हो चुका है। इन अ डाउट affected region she may require to carry it over large distance। in draw affected region she may be required to carry it over large distances। हो सकता है कोई ऐसा जगह है जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, तो काफी दूर तक जो है उनको इसको लेकर के जाना पड़ सकता है। तो हो सकता है जितना ज्यादा दूर तक लेके जाना पड़ा होगा, उनको ज्यादा वर्क करना पड़ा है। ऐसा कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा वर्क की है, क्योंकि काफी दूर तक लेके गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग ये सब चीजें किसके बारे में बात कर रहे हैं, जनरली फ्रीक्वेंटली जो डे टू डे एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी एक्चुअल वर्क तक हम नहीं पहुंचे हैं। फिजिक्स में एक्चुअली में वर्क का मतलब क्या है वो समझना है हमें। कुछ घटनाएं हैं जिसे हम वर्क कहते हैं, जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो जनरल यूजेस वर्ड है। If she can do so, she is said to have a large stamina or energy। अगर वो एक बाल्टी में पानी, एक बकेट में पानी भर के काफी लार्ज डिस्टेंस तक लेके जा सकती है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये रे भाई साहब, ये काफी दूर तक ये लेडी जो है इस बकेट को लेकर के पानी भर के बहुत दूर तक लेके गई है, मतलब बहुत ज्यादा वर्क की है। और ये बहुत ज्यादा वर्क तो तभी पॉसिबल होगा जब उनके पास काफी ज्यादा स्टेमिना होगा, जिसे आप एनर्जी भी कहते हैं, isn't it? ये वर्ड यूज होता है कि नहीं होता, ये काफी ज्यादा स्टेमिना है इसके पास, काफी ज्यादा एनर्जी है इनके पास। आगे बात करते हैं, एनर्जी इज दस द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। आप कह सकते हैं कि कोई वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी होता है किसी के पास, वही क्या है, एनर्जी है, isn't it? यही एनर्जी है। तो भाई जो जनरल बोली चाली की भाषा में हम लोग यूज करते हैं, वो यही है। जो काम ज्यादा कर सकता है उसके पास ज्यादा स्टेमिना है, दैट इज ज्यादा एनर्जी। अच्छा बात, द टर्म पावर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद स्पीड। ये जो पावर वर्ड है वो किससे एसोसिएटेड है, स्पीड से एसोसिएटेड। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना जल्दी जल्दी वर्क कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो कितना जल्दी जल्दी वर्क होता है उसी को कह रहे हैं यहाँ पर। इन कैरेट इन कराटे अ पावरफुल पंच इज वन डिलीवर्ड एट ग्रेट स्पीड। ओके, इन फिजिक्स वी शैल डिफाइन दीज टर्म्स वेरी प्रीसियसली। बोल रहा है कराटे में एक पंच काफी तेजी से किसी को मार दिया गया, एक पंच कर दिया गया, तो उसका पावर ज्यादा होता है। अगर तेजी से मार दिया गया है तो उसका पावर ज्यादा है, अगर धीरे धीरे एक पंच में लगाया है तो उसको पावर कम होता है। यही बोल रहा है ना इसका, अरे बाप रे काफी ज्यादा पावर, मैंने जल्दी से पंच को लगा दिया। तो जनरल भाषा में ये जो वर्क है समझने का कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी जो है उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं, और पावर अभी कितना तेजी से आपने वर्क किया उसको समझने का कोशिश कर, कितना जल्दी से आपने क्या किया, पंच किया, तो वही तो पावर है। आगे लिख रहा है यहां पर, वी शैल, ओके नेक्स्ट उसके बाद है, इन फिजिक्स वी शैल डिफाइन दीज टर्म्स वेरी प्रीसियसली। ये सब जो बातें हमने किया अभी तक, ये साइकोलॉजी है हमारा, ये हमारा सोच है, ये हम सोचते हैं ऐसा कि ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ये वर्क कर दिया है, अगर ये वर्क कर दिया पक्का इसके पास स्टेमिना है, दैट इज एनर्जी है, इतना जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है इसका मतलब काफी पावर है। ऐसा हम लोग सोचते हैं। क्या ये फिजिक्स में वैलिड है कि नहीं है, इसे हम प्रीसियसली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले वर्क, फिर एनर्जी, फिर आपका पावर।
आगे बात करता है, we shall find this we shall find that these there is at best a loose correction between the physical definitions and the psychological picture these terms generated in our mind. तो जब हमको एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्क, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पावर, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनर्जी फिजिक्स के थ्रू हमें मिलने लगेगा, तब हमें एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि जो भी घटनाएं अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो सारे क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल पिक्चर है, जिसको रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है। रियलिटी मतलब फिजिक्स, हमारे लिए रियलिटी क्या है, जो फिजिक्स कहता है हमारे लिए, क्योंकि फिजिक्स की कक्षा है, फिजिक्स का क्लास है, तो फिजिक्स जो कहता है उस चीज को हमें मानना पड़ेगा। तो यहां से शुरू होता है फिजिक्स का क्लास, सुनिएगा ध्यान से। पहला टर्म है वर्क, जो आपने अभी पढ़ा कि कोई फार्मर अपने फील्ड पे जाकर के वीड्स को क्लीन कर रहा है, वो बहुत वर्क हार्ड कर रहा है। एक लेडी वेल से क्या कर रही है, पानी निकाल करके ढो करके उसको अपना घर तक लेके जा रही है, वो वर्क कर रही है। हम लोग अपने साइकोलॉजिकल पिक्चर में इसको रखे हैं, लेकिन एक्चुअली में वर्क क्या वो है, फिजिक्स में क्या वो वर्क है, इसका डेफिनेशन यहां दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम वर्क को समझने जा रहे हैं। व्हाट इज वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू अ फिजिसिस्ट। अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो वो वर्क किसे कहेगा, वो यहां लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या करता है, डिस्प्लेस करता है बॉडी को, डिस्प्लेस करता है बॉडी को थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस बट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक सरफेस हमने लिया, इस पर हमने एक बॉडी रखा है और इस बॉडी पर हमने इधर से फोर्स लगाया। क्लियर है कि नहीं? अगर इस बॉडी पर फोर्स लगा है इस तरह से और ये बॉडी इसी फोर्स के डायरेक्शन में क्या कर दिया, डिस्प्लेस हो गया। ये बॉडी अब यहां नहीं होकर के ये बॉडी यहां पर आ चुका है, मतलब ये बॉडी डिस्प्लेस कर चुका है। किस दिशा में, किस डायरेक्शन में? तो बोलेंगे सर जिधर फोर्स हमने लगाया है उसी डायरेक्शन में क्या हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो आपने वर्क किया है, फिजिक्स ये कहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है देन यू आर नॉट डूइंग अ वर्क। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वेल है, अभी आपने एक एग्जांपल लिया ना, वेल है जिसमें क्या लगा हुआ रहता है, यहां पर एक पुल्ली लगा हुआ रहता है और पुल्ली के हेल्प से जो है यहां पर मान लीजिए एक बकेट है, इस बकेट के मदद से जो है पानी ऊपर उठाया जा रहा है। यहां पे कोई लेडी इसको पुल कर रही है, फोर्स लगा रही है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, आप ध्यान से देखिए। फोर्स का डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है और इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है। क्या फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या सेम है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फोर्स का डायरेक्शन इधर, क्या सेम है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिजिक्स ये बात कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं आप, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखिए। अगर नहीं दिख रहा तो फोर्स, ये जो फोर्स आपने लगाया, इस फोर्स की वजह से आपने कोई काम नहीं किया। अगर डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं है तो, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो आपने काम किया है, दैट इज वर्क किया है, अदरवाइज काम दैट इज वर्क नहीं किया है। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट सी हैज नॉट डन वर्क। क्लियर है कि नहीं? बहुत डिटेल में चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। इस स्टेटमेंट को बस पकड़ लीजिएगा कि किसी ऑब्जेक्ट पर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? या फिर इसका उल्टा करके भी देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में फोर्स कितना है। एक ही बात है ना, जिधर फोर्स लगा रहे उधर ही डिस्प्लेसमेंट चेक कीजिए, या जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा उधर का फोर्स चेक कीजिए, वही वर्क को प्रोड्यूस करेगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तभी जाकर के क्या होगा बच्चा, तभी जाकर के होगा वर्क डन। ये फिजिक्स कहता है। अभी आपने कई सारे एग्जांपल्स अभी देखे, उनमें वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना होगा कि आप फोर्स किधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ऑब्जेक्ट पर। मतलब ये दो टर्म डिसाइड करता है कि वर्क
हुआ है कि नहीं हुआ। कौन सा दो टर्म, एक फोर्स है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, और साथ में इन दोनों के बीच एंगल क्या है ये भी डिसाइड करता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई अगर एंगल नहीं है, मतलब दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है, पक्का वर्क हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? इसको डिटेल में समझेंगे कुछ एग्जांपल लेते हुए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें वर्क कैलकुलेट करना सीखना है, और अब हम सिचुएशन क्या ले रहे हैं कि कोई फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, वो ऐसा फोर्स है जो बदल नहीं रहा, दैट इज कांस्टेंट फोर्स है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब सर वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालने का तरीका अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, वो हम अलग से देखेंगे। तो फिलहाल एक बॉडी है जिस पर हम एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, उस सिचुएशन में वर्क कैसे निकाला जाता है उस पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है, एक सिचुएशन लिए ताकि समझ पाए, हमने बोला ना कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं, तो एग्जांपल यही है। क्या है, लेट अ कांस्टेंट फोर्स F बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s। सिचुएशन यहां पर हम आपको बना के दिखाते हैं क्या है। मान के चलिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे एक बॉडी इस तरह से रखा हुआ है, जिस पर एक कांस्टेंट फोर्स F लगाया गया है। अप्लाइड फोर्स क्या है, F है, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर रखा हुआ है, कितना एंगल पर फोर्स लगा रहा है, तो थीटा एंगल पे लगा रहा है। अब डेफिनेशन को अब जो माने उस चीज को पढ़िए। लेट अ कांस्टेंट फोर्स F बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, ये बॉडी पर एक अप्लाइड फोर्स है F, सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा, एंगल थीटा बना रहा है कहां से, विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है कि नहीं? अब क्या होता है, इस फोर्स के लगाने की वजह से लिख रहा है द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s। जैसे इस पर फोर्स लगाए हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस बॉडी पे, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चा। ये बॉडी स्लिप करके कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। थोड़ा देर बाद ये बॉडी आपको यहां दिखेगा। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके है, कोई दिक्कत बताओ जरा, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से, ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है? लेकिन वर्क का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा कि जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की तरफ लेके जाओ या फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की तरफ लेके आओ। सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ। क्लियर है? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ। बस एक काम करते हैं, यहाँ पर एक तरीका है, तरीका पर ध्यान दीजिए। बाय रिजॉल्विंग फोर्स F इंटू टू कंपोनेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है कंपोनेंट्स में किस तरह से डिवाइड किया जाता है, इस फोर्स का दो कंपोनेंट में हम इसको डिवाइड कर दें। क्या होगा, जिधर थीटा होता है उधर क्या हो जाएगा, F cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं है दैट इज 90 माइनस थीटा है, उधर क्या हो जाएगा, F sin थीटा। तो आपके पास इस फोर्स का दो कंपोनेंट आ चुके हैं, F cos थीटा और F sin थीटा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो F cos थीटा है किधर है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है। अब इस फोर्स का यूज नहीं कर सकते आप, इसको आप दो हिस्सा में बांट चुके हैं, दैट इज दो कंपोनेंट में इसको आप बांट चुके हैं, ये खत्म हो चुका है। अब जो भी बात होगा F cos थीटा के बारे में बात होगा या F sin थीटा के बारे में बात होगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपने दो कंपोनेंट्स में बांटा फोर्स F को, एक कंपोनेंट क्या है, F cos थीटा है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, F sin थीटा है। F cos थीटा किधर है सर, जिधर डिस्प्लेसमेंट है, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और आप कह सकते हैं F sin थीटा किधर है, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का इधर है तो ये फोर्स F sin थीटा किधर है, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, F sin थीटा है। लेकिन हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, वर्क निकालना है अगर तो, कि या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की तरफ ले आओ या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की तरफ ले जाओ, दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए तभी वर्क होता है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, सिंस बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ F cos थीटा, बॉडी किधर डिस्प्लेसमेंट किया है, F cos थीटा जिधर है, समझ में आ रहा, F के तरफ नहीं किया, F को दो रिजॉल्व कर लिया और चेक किया F cos थीटा जिधर है उधर डिस्प्लेसमेंट है। देयरफॉर कह रहा वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस s इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है सर, क्लास 9 में पढ़े थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द फोर्स हियर, not F, it is F cos theta, because here the force should be taken in the direction of displacement and it is F
कॉस थीटा। सो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ये टर्म हो गया, और इनटू क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, एफ और एस को एक साथ लिख रहे हैं, एफ एस कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा। और बच्चा ये बताओ जरा, फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ सर। अगर कॉस थीटा यहां पर हटा दिया जाए तो आपको ये बात पता है, यहां पे कॉस थीटा हटाने से क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा, अदरवाइज क्रॉस लगता। अगर साइन थीटा हटता है तो क्या लगता है बच्चा, क्रॉस, और अगर कॉस थीटा हट रहा है तो डॉट। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है, किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। क्योंकि यहां से कॉस हटाया आपने, कॉस हटाने से क्या लगता है, डॉट लगता है। सभी को पता है, वेक्टर ऑलरेडी पढ़ के आपने इस चैप्टर में आया, ऑब्वियसली। क्लियर है कि नहीं है। सो यहां पर आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, हम लिख देंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज वर्क, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन व्हाट इज वर्क, स्केलर हो कि वेक्टर है, भाई बोल तो रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट of force and displacement. So work is a scalar quantity, but force and displacement both are vector quantities. क्या यहां पर निकालने का तरीका समझ में आया, वर्क कैसे निकालते हैं समझ में आया, क्लियर है कि नहीं। आपको उस डायरेक्शन में फोर्स को देखना जिधर डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि जिधर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट को आपको उधर करना पड़ेगा, कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से, अगर आप ये काम कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को इधर लेके जाओ। तो क्या हो जाएगा, अगर इधर एस है तो इधर क्या होगा, एस कॉस थीटा। तो आप क्या लिखोगे, एफ एस कॉस थीटा, फिर से इस कॉस थीटा को हटाओगे तब भी क्या आएगा, एफ डॉट एस आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की तरफ ले आओ, या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की तरफ लेके जाओ, दोनों में से कोई एक काम तो आपको करना पड़ेगा। तो यही सही लगा हमको इस सिचुएशन के लिए, तो हमने ये काम किया। बोलो ओके है। तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन क्रिएट करेंगे और चीजों को समझेंगे। अभी भी हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस सिचुएशन में ये जो फोर्स आपने लगाया था ये बदल नहीं रहा, मतलब अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है तो कंटिन्यूअसली यहां से लेकर के यहां तक 10 न्यूटन फोर्स ही है। इट इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, इजंट इट। समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हमने समझा उस चीज को लिख दिया है। क्या, thus work done by a force is equal to the scalar or dot product of the force and displacement of the body. So work done याद रखिएगा, ये फॉर्मूला वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जिसे आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हो। रिजल्ट क्या निकलेगा वर्क का, स्केलर, क्योंकि वर्क क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है ना, ऑलरेडी हम इस बात को प्रूफ कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस F1 F2 F3 डॉट 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 Fn, बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पर काम कर रहा, आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट शिफ्ट्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर R1 टू पोजीशन वेक्टर R2, देन कैसे वर्क निकालेंगे। तो समझिएगा चीज को, मान के चलिए कि यहां पर एक बॉडी है और इस पर वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं। ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। लेट्स सपोज इस तरह से F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, इधर F3 लग रहा है, इधर F4 लग रहा है, Fn डाल देते हैं। बहुत सारे फोर्सेस है, बहुत सारे फोर्सेस है, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्लियर है कि नहीं। ये बॉडी इन सभी फोर्सेस के वजह से ये शिफ्ट होकर के किसी और जगह पर आ जाता है। लेट्स सपोज यहां पर आ गया है ये बॉडी। क्लियर है कि नहीं, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो कहां से कहां गया कैसे पता करें, तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं सबसे पहले, कि कहां से सारा कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, दैट इज ओरिजिन। यस और नो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ओरिजिन जेड एक्सिस नहीं बनाए हैं, बाहर की तरफ है, किसी प्लेन में ये बॉडी रखा हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है, स्पेस है, ये स्पेस है, मतलब ये जेड एक्सिस है। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो इसका पोजीशन वेक्टर पहले निकाल लीजिए। इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर मान लेते हैं कि पहले ये बॉडी कहां पर था, जब ये सारे फोर्सेस लग रहे थे R1 पे। इन सारे फोर्सेस लगने के बाद जो बॉडी है वो डिस्प्लेस होकर के यहां पर आ चुका है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन से निकाल लिए, दैट इज R2 वेक्टर। ये सब तो आपको पता होना चाहिए पहले से, ये सब बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यार, चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ चुके हैं, अभी आप 5 पर है। क्लियर है कि नहीं है। ये बॉडी डिस्प्लेस होकर के यहां से यहां तक आ चुका है, पोजीशन वेक्टर R1 से R2 हो चुका है। तो वर्क कैसे निकालेंगे, सो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है सर, ढेर सारे फोर्सेस है, लेकिन ढेर सारे फोर्सेस को कैसे लिखे भाई, वेक्टर सम कर दीजिए सारे फोर्सेस का, वेक्टर सम, सम नहीं,
सम करना 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 वो अलग चीज है, और F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ये अलग चीज है। वेक्टर सम करना है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पेंटागन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, है ना। तो ऑलरेडी आप ये सब जानते हैं, वेक्टर सम करना सारे फोर्सेस का, दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस जितने भी सारे फोर्सेस हैं सबको क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिएगा, वेक्टर सम करके लिखना है। सो ये हो गया फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और इनटू में मतलब यहां पर क्या है बच्चा, डॉट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, ये पोजीशन वेक्टर यहां का है, ये पोजीशन वेक्टर यहां का है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है आपको पता है ना। इन दोनों पॉइंट के बीच में मिलाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा आर वेक्टर, याद आ रहा है। और डेल्टा आर वेक्टर कैसे निकालते थे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से लिखा जाता है, बोलिए क्लियर है कि नहीं। वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल रहे हैं, फोर्स का क्या कर रहे हैं, वेक्टर सम कर दे रहे हैं। तो तरीका यही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं सभी का वेक्टर सम निकाल लीजिए, बस डिस्प्लेसमेंट चेक कर लीजिए, क्लियर है कि नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, अभी कहीं पर भी फोर्स चेंज नहीं हुआ है, यहां से लेके यहां तक सारे फोर्सेस कंटिन्यूअसली वैसे की वैसे हैं, उसी डायरेक्शन में है, तब जाकर के ये तरीका है वर्क निकालने का। वेरिएबल फोर्स अगर लगेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से फोर्स अगर लगेंगे, अलग अमाउंट का फोर्स लगेंगे, तो वर्क निकालने का तरीका में चेंज आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास है वो हमारा टारगेट, बट टुडे वी विल आल्सो लर्न अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, क्लियर है कि नहीं। जो थर्ड हमारा टॉपिक है आज का, वो क्या है, नेचर ऑफ वर्क, उसको समझेंगे पहले, ध्यान। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें नेचर ऑफ वर्क डन देखना है, और नेचर ऑफ वर्क डन का मतलब यहां पर यह है कि वर्क क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क डन जीरो भी हो सकता है। उसी को यहां पर नेचर कहना है कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, तीनों को समझने का कोशिश करते हैं। सिचुएशन यहां लिखा हुआ बट समझेंगे, फिर हम इसके डिटेल्स तक जाएंगे। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब हो सकता है, नेगेटिव वर्क कब हो सकता है, और जीरो वर्क कब हो सकता है। तो दिमाग में फॉर्मूला सेट है हमारा, वर्क इक्वल टू क्या होता है सर, एफ डॉट एस, या आप इसका मैग्नीट्यूड कहे कि कितना मैग्नीट्यूड होता है, तो एफ एस कॉस थीटा होता है। यस और नो, व्हाट इज थीटा, theta is angle between, this is angle, this is angle between, this is angle between force vector and displacement vector। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो cos थीटा, जो थीटा लिखा हुआ वही एंगल, क्लियर है कि नहीं। उस एंगल के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, पॉजिटिव वर्क कब होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिचुएशन हम यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी इस तरह से रखा हुआ है, और आप लगा रहे हैं फोर्स इस पर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। तो आपको यहां देखना होगा कि एंगल क्या है, क्लियर है कि नहीं। जैसे आप एंगल अगर आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको यहां दिख रहा है जो थीटा है वो 90 से कम है, यस और नो, और जीरो से ज्यादा है, यस और नो। तो ध्यान रखिएगा, थीटा जब जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर या 90 से कम, इक्वल टू नहीं, 90 कभी नहीं होना चाहिए, 90 क्या होगा वो हम अलग से बात करेंगे, क्लियर है कि नहीं। 90 से कम है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर अप टू 90, मतलब 90 नहीं, 90 से मतलब आप कह सकते हैं 89 डिग्री तक लीजिए, 89 डिग्री पॉइंट 9999 लीजिए, लेकिन एग्जैक्टली 90 मत लीजिए। क्यों नहीं लीजिएगा बच्चा, क्योंकि जब आप वर्क का फॉर्मूला यहां पर पुट कीजिएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और थीटा के जगह एग्जैक्टली जीरो बैठा दीजिएगा, सॉरी 90 बैठा दीजिएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो। कॉस 90 का वैल्यू जीरो, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि जीरो वर्क कहलाएगा। थीटा का वैल्यू जब 90 होता है तो वर्क जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन ये थीटा, कॉस थीटा के बारे में अगर हम बात करें, जब एंगल जीरो से 90 के बीच में रहता है, तो ये कॉस थीटा कौन सा वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। कब देता है, जब थीटा का वैल्यू 90 से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा या 0 डिग्री के बराबर हो, तभी जाकर के ये cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट निकालिएगा, वर्क डन रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं। तो एंगल पर आप ध्यान दीजिएगा,
क्या ध्यान देना है? एंगल पर, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 0 या 0 से बराबर, 0 या 0 से ज्यादा, 90 से कम, 90 के बराबर नहीं। अब आते हैं नेगेटिव वर्क का बारे में। नेगेटिव वर्क का मतलब यहाँ पर क्या है? मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, इस पर एक बॉडी रखा हुआ है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो एंगल आपको यहां दिख रहा है थीटा, क्लियर है? अगेन आप क्या लिखेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और यहां जो आपको दिख रहा है थीटा, वो थीटा 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, हाँ ना? जब थीटा का वैल्यू 180 से कम हो जाए, समझ में आ रहा है, या बराबर हो जाए, या 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 थीटा का वैल्यू 90 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, एग्जैक्टली 90 नहीं होना चाहिए। 90 पर क्या होता है? cos थीटा 0 होता है, थीटा इक्वल टू 90, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चा? 0 हो जाता है। तो 90 नहीं होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं? 90 से ज्यादा, 180 से कम। उस समय ये जो cos थीटा का वैल्यू है वो क्या आता है? नेगेटिव आता है। क्यों आता है? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? क्वाड्रेंट मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस सब कुछ पॉजिटिव। तो जब आपने 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का खेल खेला तो कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब आप 90 से ज्यादा और 180 से कम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप यहां पर जा रहे हैं, यहां पर सिर्फ साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। हमें चाहिए कॉस, कॉस क्या होगा यहाँ पर? नेगेटिव होगा। कॉस अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो जो रिजल्ट आएगा वर्क डन का वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसलिए इस जगह को क्या बोला जा रहा है? नेगेटिव वर्क। ये कब हो सकता है? जब एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, जहां पर 90 डिग्री नहीं ले सकते बट 180 डिग्री ले सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम कहें 180 डिग्री तो -1 होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। क्लियर है कि नहीं? एक काम करते हैं, एक बात बता सकते हैं क्या? मैक्सिमम वर्क क्या होगा? मैक्सिमम वर्क क्या होगा? मैक्सिमम वर्क क्या होगा सर? जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। cos थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। अरे बाबू याद है कि नहीं? ग्राफ साइन थीटा cos थीटा ये सब चीजों का, cos थीटा का ग्राफ आप ऐसे बनाते हो, है ना? मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसका? 1 होता है। मिनिमम वैल्यू क्या होता है इसका? -1 होता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा का? 1। और ये कब होगा? जब थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। याद रहेगा? cos थीटा cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। देखिए ना यहाँ पर एंगल बैठाते हैं ना 0 डिग्री पर, क्या होता है? 1 होता है। तो जब थीटा 0 डिग्री हो, दैट इज cos थीटा मैक्सिमम, दैट इज 1 हो, उस समय जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वर्क डन मैक्सिमम होगा और वो किसके बराबर होगा? ये बच्चा 1 हो जाएगा cos थीटा, तो सिंपल क्या बच जाएगा? fs ओनली। मैक्सिमम वर्क इक्वल टू क्या होता है? fs। सीधा सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से यहां पर मिनिमम वर्क निकाला जा सकता है। क्या ना? मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क क्या होगा? मिनिमम वर्क क्या कर सकते हैं आप? मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू क्या जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। और cos थीटा का वैल्यू मिनिमम कब होता है? जब ये -1 होता है। अभी ग्राफ में हमने बताया -1 मिनिमम वैल्यू होता है इसका। क्लियर है कि नहीं? और -1 कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है। अभी हमने बताया cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स जिधर लग रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। तब क्या हो रहा होगा? मिनिमम वर्क हो रहा होगा। और वो मिनिमम वर्क को इस तरह से लिखेंगे, वर्क डन मिनिमम इक्वल टू -fs। क्यों लिखेंगे -fs? समझ में आ रहा है? cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, तो माइनस इंटू fs क्या हो जाएगा? -fs। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो जीरो वर्क भी आई होप समझ में आ गया है। बस नोट कर लीजिएगा किस तरह से ना, कोई प्लेटफॉर्म बनाइए और फोर्स लगाइए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब ये रहा प्लेटफॉर्म, ये रहा कोई बॉडी, और फोर्स आप इस बॉडी पे इस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? लेट्स सपोज इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, दैट इज W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ थीटा क्या है? एग्जैक्टली 90 डिग्री है। थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ये मैक्सिमम वर्क देता है जब एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। मिनिमम वर्क देता है कब? जब
एंगल 180 डिग्री, और जीरो वर्क कब देता है, जब दोनों के बीच एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री एग्जैक्टली हो जाए. सो दीज आर द थ्री टाइप्स, और यू मे से दीज आर द नेचर्स ऑफ वर्क, दैट इज पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क. क्लियर है कि नहीं? इस चीज को और ब्रीफ करेंगे, इससे क्या और चीजें निकाला जा सकता है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. हम नेचर ऑफ वर्क डन देख रहे थे, और हमने सीखा कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो वर्क होता है. क्लियर है कि नहीं? अब उसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स. मैक्सिमम वर्क आपने कब देखा, जब पॉजिटिव वर्क होता है, तभी होता है एफएस के बराबर, जब एंगल क्या हो जाए, एग्जैक्टली 0 डिग्री. मिनिमम वर्क जब नेगेटिव वर्क हो रहा था, मिनिमम वर्क कब होता था, जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री. ठीक है, आगे बात करते हैं. जब पॉजिटिव वर्क होता है उस समय के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा. पॉजिटिव वर्क सिग्निफाइज दैट द एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स द मोशन ऑफ द बॉडी. इसका मतलब क्या है, अभी आप ध्यान से देखिएगा. ये हमने बॉडी बनाया और किसी प्लेटफॉर्म पे ये रखा हुआ है, और आपने फोर्स कुछ इस प्रकार लगाया था. क्लियर है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था इसका. आप बताइए जरा, ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके मोशन को ये रोकने का कोशिश करेगा कि मोशन कराने का कोशिश करेगा? ऑब्वियसली इधर से खींच रहे हो यार, इस चीज को इधर से पकड़ करके क्या कर रहे हो, खींच रहे हो. तो ऊपर से भले तुम खींच रहे हो, ये बॉडी मोशन कराने का तुम कोशिश ही तो कर रहे हो. और एग्जैक्टली अगर 0 डिग्री पर हो जाए तब तो और खींच ही रहे हो. मतलब जब भी पॉजिटिव वर्क होता है, आप मोशन को क्या कर रहे हो, फेवर कर रहे हो, फेवर द मोशन ऑफ द बॉडी. बट इसका जस्ट ऑपोजिट, जब नेगेटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क सिग्निफाइज दैट द एक्सटर्नल फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. आपने इस सिचुएशन में इस तरह से देखा था, प्लेटफॉर्म बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, फोर्स आपने इधर से ऐसा लगाया और डिस्प्लेसमेंट आप इधर दिखा रहे हो. मतलब क्या है, ये बॉडी मोशन उधर कर रहा है और फोर्स आप इधर लगा रहे हो, तो क्या करेगा, इस मोशन को फेवर करेगा? नहीं, अपोज करेगा. ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो, ये क्या करेगा, इस बॉडी के जो मोशन हो रहा है उधर जो होने का कोशिश कर रहा, उसको क्या कर रहा, अपोज कर रहा है. तो ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव वर्क फेवर्स द मोशन ऑफ द बॉडी एंड नेगेटिव वर्क अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. बोलिए, क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है. आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ध्यान से देखिए. Example number 1. When a person lifts a body from the ground, the work done by upward lifting force is positive. कोई पर्सन क्या किया, एक बॉडी को ग्राउंड से उठा करके रखा, ऐसे रखा, मान लीजिए ऐसे उठा के रखा या ऐसे उठा के रखा. ध्यान से समझिएगा. तो आपने क्या किया है, फोर्स लगाया, किधर लगाया है सर, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया. इजंट इट? आप अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया. आपने डिस्प्लेसमेंट किधर कराया सर, नीचे से उठा करके इस तरह से लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही कर रहे हैं. तो जो अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स हम लगा रहे हैं, वो कौन सा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव वर्क, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री. 0 डिग्री मतलब cos 0 डिग्री 1 होता है. यस और नो, पॉजिटिव होता है यार. क्लियर है? तो यहां पर जो अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स है वो कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है. आगे बात करते हैं. व्हेन अ लॉन रोलर इज पुल्ड, कोई लॉन रोलर है, इस तरह से रोलर है, और रोलर को आप क्या कर रहे हैं, रोलर यहां चक्का फिट किया हुआ मान के चलिए ऐसे, और इसको खींच के लेके जा रहे हैं, इसको खींच के लेके जा रहे हैं इस तरह से. तो ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ने का कोशिश कर रहा है. तो किस तरह का एंगल है, देखिए ना, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब एंगल जो है एक्यूट है, मतलब 90 से कम है. 90 से कम है तो कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा. सीधा सीधी बात है. व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, स्प्रिंग जब स्ट्रेच कर रहा है तब भी पॉजिटिव वर्क होता है. कैसे, आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा स्प्रिंग है, और आपने इस पर लगाया फोर्स इस डायरेक्शन. तो जब इधर फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट किधर करेगा, उधर ही करेगा, स्ट्रेच होकर के इधर ही जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन किधर दिखा रहे हैं, इधर ही दिखा रहे हैं. फोर्स भी इधर दिखा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उधर ही दिखा रहे हैं. मतलब एंगल दोनों के बीच में क्या है, 0 डिग्री है. 0 डिग्री मतलब क्या हो गया, cos 0 डिग्री 1 हो गया, पॉजिटिव वर्क. तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, वर्क पॉजिटिव हो रहा है. नेगेटिव वर्क कब होगा, ध्यान से सुनिएगा. सेम चीज हम कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा रहे हैं. पहला एग्जांपल, व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, the work done by the gravity is negative. Work done by the upward lifting क्या था, पॉजिटिव था, but by the gravity is negative. How? देखिए ध्यान से, हम इस ऑब्जेक्ट को उठा करके ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी किधर वर्क कर रहा है बच्चा, ग्रेविटी तो वर्क कर रहा है डाउनवर्ड. समझ में आ रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा किधर काम कर रहा है, ग्राउंड की तरफ, डाउनवर्ड. और डिस्प्लेसमेंट आप क्या कर रहे हैं,
अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना है -1, मतलब नेगेटिव वर्क। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी जो हम लिफ्ट करके ऊपर लेके जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 180, नेगेटिव वर्क होगी। लेकिन अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स जो हमने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, वो फोर्स कौन सा वर्क कर रहा है पॉजिटिव वर्क, जो कि हम पहले बता चुके। लेकिन ग्रेविटी सिचुएशन में कौन सा काम कर रहा है नेगेटिव वर्क कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है। आगे बात करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज मेड टू स्लाइड ओवर अ रफ सरफेस द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। इस चीज को भी समझना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि मान के चलिए एक सरफेस है, रफ सरफेस है, और यहां पर बॉडी को आपने स्लाइड करने के लिए अलाउ कर दिया। स्लाइड करो भाई साहब, ये स्लाइड कर रहा है इधर। क्लियर है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम इधर दिखा रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स किधर होता है, जिधर मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इधर होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज 180 डिग्री एंगल में। अगर 180 डिग्री एंगल में है तो 180 cos 180 -1 होता है, नेगेटिव वर्क। समझ में आ रहा है। तो वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव वर्क डन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है नेगेटिव है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या काम कर रहा है नेगेटिव वर्क कर रहा है। अब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के बाद थोड़ा सा जीरो वर्क। जीरो वर्क हमने अभी समझा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो वर्क क्या हो जाता है जीरो, क्योंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है। तो देखिएगा, लेकिन और दो कंडीशन है जिसको समझने का कोशिश करेंगे, कुछ एग्जांपल भी लेंगे। जैसे कि लिख रहा है अंडर 3 कंडीशन वर्क डन बिकम्स जीरो। 3 कंडीशन पर हम वर्क डन जीरो कर सकते हैं। पहला कंडीशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये ऑलरेडी आप जानते हैं। जैसे कि कोई कुली क्या करता है, सामान को ऐसे करके उठाता है, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा, माथा की तरफ रख लिया। अब सुनो ध्यान से, माथा में रखने के बाद ये क्या करता है डिस्प्लेसमेंट इधर करता है। तो कुली का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन इधर है और फोर्स लगाने का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। समझ में आ रहा कि नहीं। फोर्स ऊपर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन बाय दैट कुली इज जीरो। फोकट का बचा देते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्लियर है कि नहीं है। तो फिजिक्स क्या कहता है, आप साइकोलॉजिकल पिक्चर में ना जाए। फिजिक्स कहता है कि कुली ने कोई वर्क नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, वर्क डन इन लिफ्टिंग है, जब वो सामान को ऊपर उठाया तब लिफ्टिंग पॉजिटिव वर्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर कौन सा वर्क कर रहा है नेगेटिव वर्क कर रहा है। लेकिन वो जो कुली माथा में रख करके आगे लेके जा रहा उस समय वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। मतलब आपने किस चीज का पैसा दिया, वो जो सामान उठा करके माथा में रखा उसका पैसा दिया। चल करके कहीं भी गया तो उसका पैसा आपने नहीं दिया। यहां पर क्या ये एग्जांपल समझ में आ गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। आगे देखते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए जीरो हो जाए तब भी क्या हो जाएगा वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बच्चा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, एफ एस कॉस थीटा। तो आप यहां पर एक कंडीशन दिखा दिए कि अगर ये थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री तो ये जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन आपको समझ में आ गया। जहां तक बात है एस, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, मान लीजिए एक हैवी बहुत बड़ा एक पत्थर है, रॉक है, आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, बट इट इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेस्ड। आप उस जगह से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई वर्क आपने नहीं किया। फोर्स लगाया बट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक हैवी रॉक है, उसको आप डिस्प्लेस करने का कोशिश कर रहे हो, बहुत सारा फोर्स लगा रहे हो, बट वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। जब तक डिस्प्लेस नहीं हुआ आपने वर्क नहीं किया, फोर्स भले लगाया। क्लियर है कि नहीं है। आगे बात करते हैं, अगर फोर्स जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स जीरो हो जाए। मान लीजिए ये एक फ्री स्पेस है, आपको पता है अर्थ के बाहर चले जाएंगे तो उस जगह को क्या कहेंगे फ्री स्पेस। अर्थ के बाहर बोलने का मतलब अर्थ के बाहर ही तो हम लोग हैं, अंदर थोड़ी है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर अगर हम चले जाएं, दैट इज फ्री स्पेस। उस सिचुएशन में कोई बॉडी को अगर रख दिया जाए, वो बॉडी क्या करता है खुद से खुद तैरता रहता है, इजंट इट। तो मोशन है उसके पास, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रहा होगा, लेकिन उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करता है। समझ में आ रहा कि नहीं। एग्जैक्टली अगर कोई फोर्स वर्क करता तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चलता। फोर्स नहीं है, इस वजह से वो तैरता रहता है। हमने बोला, ध्यान से समझिएगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चलता, तैरता है, मतलब कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर फोर्स नहीं है तो भी वर्क डन क्या है जीरो है। तो आप यहां इस चीज के लिए लिख सकते हैं एक पॉइंट यहां पर लास्ट में हमने ये जो बात बोला, क्या ना, मोशन ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इन फ्री स्पेस। क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी
इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। उस जगह पर कोई बॉडी अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन फोर्स उस पर कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर फोर्स जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। बोलिए तीनों कंडीशन समझ में आ गया? ये पहला तो पहले ही समझ चुके थे और अब ये दो चीजें भी हमने सीख लिया। तो नेचर ऑफ वर्क आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। अब हमारा ड्यूटी है कि जो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्या सवाल आ सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि हमने अभी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस देखा, किस तरह से निकालते हैं कि अगर कोई बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, वो फोर्स बदल नहीं रहा, तब वर्क डन कैसे निकलता है। तो उससे रिलेटेड सवाल जो है आपके सामने आ रही है और वो सवाल आपको सॉल्व करना है। हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक 5 kg का बॉडी है जो कहां रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है, ओके। एंड कैन मूव ओनली ऑन द एक्स एक्सिस, ये बॉडी मूव कर सकता है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है। A force of 10 Newton is acting on it in a direction making an angle of 60 degree with the x-axis। अब इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ओके। एंड डिस्प्लेसेस इट अलोंग द एक्स एक्सिस बाय 4 मीटर, एक्स एक्सिस की तरफ ही सिर्फ मूव कर सकता है और 4 मीटर मूव कर रहा है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज, ये जो वर्क डन होगा, ये जो फोर्स लग रहा है इसका वर्क डन कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम डिकोड करें अगर सवाल को, तो ये कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जो कहां पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर है कि नहीं है। अब ये बॉडी पर फोर्स लग रहा है एक इस डायरेक्शन में, क्यों बोल रहा है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पर फोर्स लग रहा है, एफ कितना है फोर्स, दैट इज 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड इसका दिया हुआ है, डायरेक्शन हम एंगल से शो कर चुके हैं, क्लियर है कि नहीं। ये डिस्प्लेस हो जाता है, इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेस हो सकता है सिर्फ एक्स एक्सिस पे, ये बोल चुका है, और कितना डिस्प्लेस हो सकता है, 4 मीटर डिस्प्लेस हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू यू, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, यहां से ये बॉडी यहां पर आ जाता है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है, ये आपसे पूछा है। सो दिस इज द डिकोडिंग प्रोसेस। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को पढ़िए, उसको ड्रॉ कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए आसानी से। तो हमें निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो सुनिएगा ध्यान से, ये फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। तो इस फोर्स का कंपोनेंट इधर देखना होगा आपको, मतलब इस फोर्स का कंपोनेंट आपको बांटना होगा। अगर इस फोर्स का कंपोनेंट में बांटोगे तो एक फोर्स इधर आएगा, एक फोर्स इधर आएगा। एक्चुअल फोर्स यहां पर है, समझ में आ रहा है। इधर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री सीधा सीधी लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ साइन 60 डिग्री, एफ साइन 60 डिग्री, बोलिए हाँ कि ना। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, एफ कॉस 60 डिग्री की तरफ, ध्यान से समझिएगा। तो आप सीधा सीधी यहां पर ये बात लिख सकते हैं कि एफ कॉस 60 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस, या फिर आप जानते हैं एफ एस कॉस थीटा, आप जानते हैं एफ कितना है 10 न्यूटन, आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना जरा बताओ फटाक से, 40 हो गया। कॉस 60 का वैल्यू फटाक से बताओ, नो, ये साइन 60 डिग्री बता रहे हो। कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2, ऑपोजिट होता है साइन का, बच्चा क्लियर है कि नहीं, 1/2। तो यहां से क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मतलब वर्क डन कितना हो गया, 20 जूल। अभी हम यूनिट के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं, आगे जाकर यूनिट और डायमेंशन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी नहीं किए हैं क्योंकि हमें सिर्फ जूल नहीं सीखना है, वर्क का यूनिट जूल के साथ साथ और भी चीजें होती है, एक साथ एक लेक्चर में बहुत डिटेल में समझेंगे यूनिट, इसीलिए उसको सेपरेटली हमने रखा। बाकी थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं पहले से ही, वर्क क्या किसमें निकालते हैं हम लोग, जूल में निकालते हैं। बाय द वे, आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो फोर्स क्या है, न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर है, तो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रोसेस से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी आपको तरीका हमने बताया पहले भी, क्या किया है, फोर्स को कंपोनेंट्स में बांट लिया, और अभी देखा हमने फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट जिधर है उधर फोर्स कितना है, एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस 60 डिग्री लिख दिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। फोर्स कितना है बच्चा 10, और कॉस 60 का वैल्यू अभी आपने बताया 1/2, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, तो यहां से काट दीजिए, 2 आ जाएगा, कितना आ रहा है यहाँ से
20 न्यूटन मीटर बोलिए, या न्यूटन मीटर को ही बार बार कह रहे हैं, जूल कहते हैं, आगे डिटेल में समझाया जाएगा। तो दोनों ही प्रोसेस से आप बना सकते हैं। दिस इज डायरेक्ट मेथड, और ये जो तरीका से हमने सीखा था उस तरीका को अप्लाई करके आपको दिखाया। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, TRQ नंबर 2। A force F equal to 5 I cap plus 3 J cap Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to a point R equal to 2 I cap minus 1 J cap meters. The work done on the particle is, एक बॉडी है, कहां पर है? ओरिजिन पर है। A force F this much is applied over a particle which displaces it from its origin. कहां से डिस्प्लेस कर रहा है? ओरिजिन से कहां तक ना? R इक्वल टू दिया हुआ, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ। समझिएगा ध्यान से, समझाने का कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये रहा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बॉडी यहां पर है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या दिया हुआ है? फोर्स इज गिवन लाइक दिस, 5 I कैप प्लस 3 J कैप वेक्टर के फॉर्म पे दिया हुआ है, इतना नहीं। ये डिस्प्लेस होता है कहां से? ओरिजिन से कहां तक ना? R इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, जहां पर ये जा रहा है इसका दिया हुआ R इक्वल टू 2 I कैप माइनस 1 J कैप लिखा हुआ, डायरेक्टली लिख सकते हैं J कैप मीटर्स। द वर्क डन बाय द पार्टिकल, वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा? ये ओरिजिन में था बच्चा, ओरिजिन में था, मतलब यहां पर पोजीशन वेक्टर क्या होगा यार? 0 0 है ना, मतलब 0 I कैप 0 J कैप, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। यहाँ का पोजीशन वेक्टर अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 0 I कैप प्लस 0 J कैप। दिस इज R1 वेक्टर। यहां से डिस्प्लेस होकर के कहीं यहां पर गया है, ये बॉडी यहां पर आया है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे R2 वेक्टर जो है वो दिया हुआ है। कहां से कहां तक तो बता दिया है, यहां तक 2 I कैप माइनस J कैप। और यहां से यहां तक ले जाने में कौन हेल्प किया है? ये फोर्स हेल्प किया है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस फोर्स के वजह से हुआ है, तो वर्क डन कितना है यही पूछ रहा है। सिंपल सा चीज है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं? फोर्स कितना लग रहा है? साफ साफ दिख रहा है, 5 I कैप प्लस 3 J कैप, ये लिख दिया हमने, डॉट लिख दिया हमने। डिस्प्लेसमेंट लिखना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देखो भाई साहब, 2 I कैप माइनस 0 I कैप, 2 I कैप माइनस J कैप माइनस 0 J कैप, तो माइनस J कैप। समझ में आ रहा? जीरो के साथ क्या ही माइनस करेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई बॉडी एग्जैक्टली यहां पर होता कहीं पर और फिर यहां जाता, तब क्या करते? इससे इसको माइनस करते, लेकिन यहां पर फिलहाल ओरिजिन पे है यार, ओरिजिन पर इनिशियली यहां पर है, इनिशियल पोजीशन इसका यहां है, और यहां पर क्या है? फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इसको इससे माइनस करेंगे तो ये तो पूरा जीरो है यार। समझ में आ रहा कि नहीं? एग्जैक्टली यही आ जाएगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 I कैप माइनस J कैप। अब अगर आपको डॉट प्रोडक्ट आता है तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है I के साथ I को मल्टीप्लाई करते हैं और J के साथ J को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों खत्म हो जाता है, क्योंकि I डॉट I क्या हो जाता है? I डॉट I 1 हो जाता है और J डॉट J भी 1 हो जाता है। I डॉट J करेंगे तो 0 हो जाएगा और J डॉट I करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10, और I डॉट I 1 हो गया, छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 3, 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 3, कितना आ जा रहा है? 7। वर्क है इसलिए जूल, आंसर क्या हो जाएगा? 7 जूल। चेक कर लीजिएगा आप लोग का, 7 जूल आंसर होगा, पॉजिटिव वर्क। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। A horizontal force of 5 Newton is required to maintain a velocity of 2 meter per second for a block of 10 kg mass sliding over a rough surface. Okay, the work done by this force in 1 minute is, सुनिएगा, एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का मास बताया गया है 10 kg। इसका वेलोसिटी कह रहा है, ये वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकंड, और इस ब्लॉक का जो ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, इसको मेंटेन करने के लिए इस बॉडी पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है। कितना फोर्स लगाया गया है? तो यहाँ पर फोर्स के बारे में जिक्र है, हाउ मच फोर्स इज गिवन? हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड बोला है। कितना न्यूटन? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा यार? रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि बोल रहा है ये कौन सा सरफेस है? रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस है,
इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको भाई धीरे धीरे रोक देगा। अगर फोर्स कंटिन्यूअसली नहीं लगाइएगा तो ये जो वेलोसिटी है वो कम होता जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रफ सरफेस बोला है, दिमाग लगाओ, फिजिक्स पढ़ रहे हो। आगे बात करते हैं। ओके, 10 kg ब्लॉक है, स्लाइडिंग ओवर द रफ सरफेस, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 1 मिनट। ये जो फोर्स है 5 न्यूटन का, ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। तो टाइम दिया हुआ है बच्चा यहां पर कितना, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब हो गया 60 सेकंड। सेकंड में इसलिए बदल लिया क्योंकि ऐसा यूनिट, क्लियर है कि नहीं। हमको वर्क डन निकालना है किस, कौन सा फोर्स का, इस फोर्स का। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। चलो वेक्टर के फॉर्म पे ही लिख दिया, लेकिन आपको ये बात पता है कि दोनों के बीच का एंगल क्या है। यहाँ पर भाई साहब जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एफ एस डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, छोड़ दीजिए इसको। एफ एस बच रहा है, फोर्स कितना है, फोर्स है सर 5 न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है सर पता नहीं, हमें क्या पता, लेकिन वेलोसिटी पता है कि वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम पता है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना दिख रहा है 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिख रहा है 60 सेकंड। 60 सेकंड, तो 60 इंटू 2 कितना हो गया 120। डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर आ गया, क्लियर है कि नहीं। सो डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ कितना बैठा देंगे 120। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गया, 5 2 जा 10, 1 हो गया 6, तो 600 जूल जो है वर्क होगा, जिसे आप न्यूटन मीटर भी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आया। बहुत आसान था ये, क्लियर है कि नहीं है। बस यहाँ पर आपको परेशान किया, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, लेकिन आपको वेलोसिटी और टाइम दिया है तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लीजिए। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़िए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है सॉल्यूशन को देखिएगा। सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। A box of mass 1 kg, एक बॉक्स है 1 kg मास का, is pulled on a horizontal plane, उसको क्या किया गया, पुल किया गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, of length 1 मीटर। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना दूर तक खींचा गया 1 मीटर तक खींचा गया, by a force of 8 न्यूटन, कितना फोर्स लगा के 8 न्यूटन फोर्स लगा के, then it is raised vertically to a height of 2 मीटर। उसके बाद हॉरिजॉन्टली खींचने के बाद उसको वर्टिकली ऊपर भी लेके रखे लेके जाया गया, कितना हाइट तक 2 मीटर हाइट तक। देन द नेट वर्क इज, तो टोटल वर्क कितना होगा ये पूछ रहा है। सिचुएशन को समझे, समझिएगा ध्यान से, समझाने की कोशिश करें। एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, कितना है 1 kg का, क्लियर है कि नहीं। इसको फोर्स लगाया गया, कितना फोर्स लगाया गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया गया, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, क्लियर है। और इसको डिस्प्लेस किया गया कितना ना सर 1 मीटर डिस्प्लेस किया गया, लेंथ ऑफ 1 मीटर लिखा है सवाल, क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर एक वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, यहां पर कितना वर्क हुआ है इसको चेक कीजिए, क्लियर है ना। इसको हम कह लेते हैं केस 1। केस 1, दो केस है ना। उसके बाद क्या बोला है पता है कि यहां तक लाने के बाद इसको क्या किया गया है, इसको यहां तक लाने के बाद हॉरिजॉन्टली यहां तक जब आप ले आए बॉक्स को, 1 kg का बॉक्स को, इसको ऊपर लेके जाया गया। कितना ऊपर लेके जाया गया 2 मीटर ऊपर लेके जाया गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इस समय भी वर्क हुआ होगा, इसको हम केस 2 सोच ले रहे हैं। केस 1 के बारे में बात कीजिए, फोर्स आपने 8 न्यूटन का लगाया, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो केस 1 में वर्क कितना है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो सीधा सीधी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं। अभी देखिए, सो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 जूल जो है वर्क हो रहा है केस 1 में, सीधा सीधी कह सकते हैं। इस केस में इस ऑब्जेक्ट को उठा करके आप यहां पर ला रहे हैं, कितना हाइट पर 2 मीटर हाइट पर लेके जा रहे हैं, तो यहां पर कितना वर्क हुआ होगा, दैट इज केस 2। केस 2, इस समय कितना वर्क हुआ है ये निकालना है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर ये देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एफबीटी आना चाहिए। क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान से सुनोगे। इधर फोर्स लगता है mg, है ना, और आप इसको डिस्प्लेस करके ऊपर लेके जा रहे हो, कितना हाइट तक लेके जा रहे हो, मान के चलो h हाइट तक लेके जा रहे हो, और h हाइट कितना है दिया हुआ है 2 मीटर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है यहां पर, क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर जो वर्क होगा फोर्स दैट इज mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना h है, तो mg h होगा। यहां पर मास कितना है इस बॉक्स का 1 kg है, इंटू g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और h का वैल्यू आपको दिया हुआ है
2 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक काम करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए 10 ले लेते हैं। 10 into 2 that is 20। क्लियर है कि नहीं? सो वर्क डन इज 20 जूल। बोले सर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है तो नेगेटिव है? हाँ नेगेटिव है। दिस वर्क इज नेगेटिव वर्क। क्लियर है कि नहीं? दिस वर्क इज नेगेटिव वर्क, दिस वर्क इज पॉजिटिव वर्क। लेकिन जब आपको नेट वर्क निकालने के लिए बोलेगा, नेट वर्क मतलब टोटल वर्क, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि सर 8 जूल यहां पर है और यहां -20 जूल है तो यहां पर कितना वर्क हो जाएगा? -12 जूल। ऐसा अगर कीजिएगा तो काट दिया जाएगा। सुनिएगा, समझिएगा। नेटवर्क का मतलब होता है, देखिए भाई, वर्क जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि आप जो है वेक्टर सम करने लगे हैं प्लस माइनस, नहीं, यहाँ पे आपको स्केलर सम ही होगा क्योंकि वर्क क्या है? अमाउंट है, कितना। तो यहाँ पे 8 जूल, वहां पर कितना? 20 जूल। वो नेचर है कि नेगेटिव वर्क हो रहा है कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है, नेचर है। लेकिन आपको जब नेटवर्क निकालना है तो आपको हमेशा ऐड ही करना होगा। सो नेटवर्क जो होगा will be equal to 8 जूल प्लस 20 जूल, that is equal to 28 जूल। ये आपका आंसर होगा। -12 जूल इज नॉट योर आंसर। ध्यान रखिएगा, इस सवाल के साथ हम इस क्लास को करेंगे समाप्त। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देते हुए जा रहे हैं कि नेटवर्क जब भी निकालना होगा प्लस माइनस को मत जोड़िएगा, हमेशा प्लस ही करना। दिस इज अमाउंट, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ माइनस क्यों आया है? क्योंकि ये दिखा रहा है कि जो वर्क हो रहा है वो नेगेटिव वर्क है, उसका नेचर है नेगेटिव वर्क, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ। क्लियर? समझ में आ गया है? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्क एनर्जी पावर। अगर आपका एनर्जी सफिशियंट है तो आप वर्क कीजिए और वर्क एक लाइक देते हुए कीजिए, तब हमको समझ में आएगा कि आपको पावर पढ़ने का भी मन है। तो चलिए अब हम निकलते हैं इस क्लास से। नेक्स्ट क्लास में आपसे भेंट होगी। नेक्स्ट टाइप का फोर्स जो है दैट इज वेरिएबल फोर्स, उससे कैसे वर्क निकालते हैं वहां पर हम ये डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस कक्षा को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ।